जय हिंद दोस्तों। सिद्धि विनायक संगरिया के YouTube चैनल पर चाइल्ड साइकोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या सहित बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित के तीसरे पार्ट में पहुंच गए हैं। तो प्रश्न शुरू करते हैं। अगला 25वां प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 25वां प्रश्न क्या है देखिएगा। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे कहाँ के थे? संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे कहाँ के थे? पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन रूस, तीसरा ऑप्शन स्विस यानी स्विट्जरलैंड और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया। सोचिएगा, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे कहाँ के थे? जीन पियाजे, हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे के प्रश्न की। उम्मीद करता हूँ आपने बिल्कुल सही आंसर ही सोचा होगा। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के, यानी तीसरा ऑप्शन। स्विट्जरलैंड के। इनका जन्म हुआ था 1896 में और 84 साल की उम्र में 1980 में इनका देहांत हुआ। तो 84 साल ये जिंदा रहे और हमें इन्होंने एक साइकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट संज्ञानात्मक, इस पर आधारित अब बातें कर रहे हैं अपने, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर तो आपने देख लिया, तीसरा है। हमने बात की भी ये संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक हैं, तो क्यों न हम इसके साथ ये बात भी कर लें भी संज्ञानात्मक कॉग्निटिव शब्द जो बना है वो संज्ञान से बना है। एक शब्द होता है ज्ञान और एक शब्द होता है संज्ञान। सामान्य अर्थों में बात करें तो संज्ञान का अर्थ क्या है? जानना। लेकिन इसमें भी एक विस्तृत व्याख्या है, तो सुनिएगा गौर से भी। संज्ञान क्या है? विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियां, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना और चीजों को समझने की जो क्षमता होती है, जिसके लिए हम एक मेंटल प्रोसेस हमारे माइंड में होती है, एक मानसिक प्रक्रिया हमारे दिमाग में होती है, उसको कहा जाता है संज्ञान। तो जीन पियाजे ने हमें यह बताया भी बच्चे ज्ञान का सृजन किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार अपने ज्ञान को, अपनी बातों को आपस में जोड़ते हैं, अर्थात संगठित करते हैं, और किस प्रकार उस संज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ये बातें हमें जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक के अंतर्गत हमें बताई। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, 26वां प्रश्न जो है आज का। जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है भाषा विकास, दूसरा ऑप्शन है यौन विकास, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास और चौथा ऑप्शन है सामाजिक विकास। तो इससे पहले वाला आज का हमारा 25वां प्रश्न था, तो बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ है, इसमें कहीं सोचने की जरूरत नहीं है और आपने बिल्कुल सही सोचा होगा। तो जीन पियाजे का मुख्य रूप से किस पर अध्ययन किया? तो उत्तर आपके सामने है, संज्ञानात्मक विकास पर। यह एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न पर। 27वां प्रश्न देखिएगा आप अपनी स्क्रीन पर। बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को 4 सुस्पष्ट स्तर को पहचाना गया था। आपको बताना है भी उस मनोवैज्ञानिक का नाम। पहला ऑप्शन है कोहलबर्ग द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है स्किनर द्वारा और चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे द्वारा। यह भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के 4 जो
प्रकार जो लेवल हमें बताए वो कौन था? जीन पियाजे था। अब हम दोस्तों लगे हाथ उस पर बात भी कर ले भी वो 4 लेवल हैं, वो 4 जो टाइप हैं संज्ञानात्मक विकास के, वो क्या है? पहला था संवेदी गामक अवस्था, जिसको हम शॉर्टकट कहेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी अवस्था उन्होंने बताई प्री यानी प्राक ऑपरेशनल यानी संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी जो लेवल इन्होंने बताया वो था ठोस या मूर्त यानी कंक्रीट संक्रियात्मक स्टेज, अर्थात कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज COS। और चौथा लेवल प्रकार इन्होंने बताया हमें औपचारिक यानी अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास अर्थात संज्ञानात्मक विकास के 4 लेवल यानी 4 भाग बताए थे, इसलिए इसको संज्ञानात्मक के अंतर्गत विकास अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे का जो विकास है, ज्ञान का जो विकास है, संज्ञान का जो विकास है, वो 4 स्तर से होता है। तो बिल्कुल सही आंसर इसका चौथा जीन पियाजे द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है अब 28वां प्रश्न। प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो बिल्कुल ऊपर वाले से 27वें प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न, तो 4 ऑप्शन आपके 3, 4, 5, 6 का है, तो उससे जुड़ा हुआ है। यही 4 भाग आपसे इस प्रश्न में पूछे हुए हैं, तो कोई इसमें ज्यादा सोचने वाला प्रश्न नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। तो 28वें प्रश्न का उत्तर है दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन 4 अवस्थाएं। प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 29वां प्रश्न अब आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा शामिल नहीं है? गौर कीजिएगा, कौन सा शामिल नहीं है? पहला संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, तो 4 अवस्थाओं में ये है, तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन इसका सही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्न में कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक यानी प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी होता है, तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता प्रश्न का। तीसरा है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, देखिए इसमें उत्तर यानी पोस्ट, ये प्री है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, लेकिन इस जो प्रकार इन्होंने दिए है उसमें कहीं भी उत्तर यानी पोस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं है, किसी भी लेवल का नाम उत्तर संक्रियात्मक अवस्था नहीं है। और चौथा मूर्त संक्रियात्मक यानी ये तीसरे वाला दे रखा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो इस आधार पर अपना सही उत्तर हुआ इस प्रश्न का तीसरा, भी उत्तर संक्रियात्मक अवस्था है वो जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 30वां प्रश्न 30 आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिएगा। पियाजे ने संवेदी पेशीय अवस्था को कितने उपभागों में बांटा है? ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। संवेदी पेशीय अवस्था यानी इसकी बात कर रहे हैं, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था या इंद्रिय पेशीय अवस्था, कोई भी नाम आ जाए, इंग्लिश एक ही है, सेंसरी मोटर स्टेज, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश नाम पर आप जरूर बार बार गौर करते रहिएगा, आपको रीट में सीटेट में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा अंग्रेजी शब्द का। तो सेंसरी मोटर स्टेज, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीन पियाजे ने अपनी पहली अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। ध्यान दीजिएगा, कितनी उप अवस्थाओं में? 6 उप अवस्थाओं में। आगे के प्रश्नों में अपने इन 6 उप अवस्थाओं पर भी बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा पहली अवस्था को उसने कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है? 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 31
आपकी स्क्रीन पर है, अब देखिएगा 31वां प्रश्न है, पियाजे ने प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज पर बात कर रहा है को कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है? ऑप्शन है आपके 6, 4, 3 और 2। तो ध्यान दीजिए, आपके याद भी आ गया होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस अवस्था को उसने कितनी भागों में बांटा? उपभाग 2 है दोस्तों। प्री ऑपरेशनल स्टेज, एक चीज और क्लियर कर दूं, 4 स्टेज है जीन पियाजे की। पहली के 6 भाग हैं, दूसरी के 2 भाग हैं, बाकी के कोई भाग नहीं है, सिंगल है अपने आप में, कंक्रीट है और फॉर्मल है। तो पहली के 6 उपभाग हैं और दूसरी के 2 उपभाग हैं, जिनमें एक का नाम है प्री कंसेप्चुअल स्टेज या फेज और दूसरा है इंट्यूटिव फेज या स्टेज। प्राक संप्रत्यात्मक फेज और दूसरा है अंतर्दर्शी यानी इंट्यूटिव फेज। तो इसकी 2 उप अवस्थाएं हैं, दूसरी की 2 उप अवस्थाएं हैं। तो इसका सही आंसर 31वें का हुआ 4 नंबर ऑप्शन। दोस्तों प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, आपकी स्क्रीन पर है अब 32वां प्रश्न, फिर जीन पियाजे से संबंधित। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव, प्रोपोजिशन या प्रपोजल है कि पहला ऑप्शन, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। दूसरा ऑप्शन, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। और चौथा ऑप्शन, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। बहुत बहुत प्यारा प्रश्न है। यही प्रश्न या इसी प्रश्न की भाषा बदल बदल कर अक्सर देश की विभिन्न टेट के एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट होता रहा है। तो मैं चाहता हूं हम इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो 32वें प्रश्न पर बात करते हैं। भी प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव, जिसमें एक में तो कह रहा है भी बच्चा और वयस्क अडल्ट की बात, एक बच्चे की और एक बड़े की बात हो रही है। भी बच्चे का जो ज्ञान है वो बड़े से अधिक है, एक ऑप्शन में कह रहा है निम्न है, एक में कह रहा है कि मात्रात्मक रूप से भिन्न है और एक में कह रहा है गुणात्मक रूप से भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूं एक चीज तो आप क्लियर कर लें, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन आपका क्या है? पहला ऑप्शन है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, अच्छी होती है। ये तो बात में दम लग ही नहीं रहा है। भी अडल्ट है वो उससे कहीं ज्यादा ज्ञान का सृजन कर चुके होते हैं। और चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता, भी बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। ठीक है, सोच देखिएगा। अब क्योंकि दूसरा और तीसरा 2 ऑप्शन और है यहां, हम उन पर बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भी चौथा क्यों नहीं होगा। हां, अगर दूसरा और तीसरा नहीं होता और कोई बिल्कुल ही बकवास ऑप्शन यहां दिए होते तब हम चौथे के बारे में सोच सकते थे। लेकिन चौथा, उन दूसरे और तीसरे के आधार पर चौथा अपने आप कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरे और तीसरे में 2 शब्द आ रहे हैं। दोस्तों इस बात पर आप गौर कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है या गुणात्मक रूप से। तो मैं जिन साथियों को शब्दों का, क्योंकि साइकोलॉजी शब्दों का खेल है, शब्द आते हैं तो कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर चाहे प्रश्न आपका कितनी ही उलझी हुई भाषा में आ जाए, आपका पेपर में प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं आप पहले 2 शब्द सीखें। 2 शब्द है दोस्तों यहां पर। एक शब्द तो है यहां पर मात्रात्मक यानी क्वांटिटी वाला, और दूसरा शब्द है गुणात्मक यानी क्वालिटी। एक तो क्वालिटी शब्द और एक क्वांटिटी शब्द। तो दोस्तों पहले इन दोनों शब्दों को आप समझिएगा भी क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है। देखिए मात्रात्मक का मतलब क्या होता है? मात्रात्मक का मतलब होता है दोस्तों मात्रा के बारे में बताना। यानी आपके पास कोई डाटा आएंगे, आपको कोई काम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, जैसे आपको यह कह दिया लॉकडाउन के अंदर
कंपनियों ने, व्यापार तो चल ही रहा है कुछ, भले ही वो लिमिट में चल रहा है भी, किस कंपनी ने दूसरी कंपनी से या किस कंपनी ने सबसे ज्यादा कमाई की। तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डाटा भी किसने कितना माल बेचा, कितने पैसे कमाए, और उसके आधार पर आप क्या बता देंगे भी फला कंपनी का ज्यादा, या फला कंपनी का टूथपेस्ट पे बात करें, फलानी कंपनी की टूथपेस्ट है वो ज्यादा बिक गई। तो यानी इसका मतलब मात्रात्मक में कि आपके पास डाटा होते हैं और उन डाटा की सहायता से ही आप किसी समस्या का समाधान है वो करते हैं। तो इसका मतलब डाटा से आप प्रश्न सोल्व कर रहे हो, तो इसका मतलब रिजल्ट निकाल रहे हो, तो रिजल्ट तो डाटा के आधार पर जो आएगा वो फिक्स ही आएगा। तो इसको अगर मैं थिंकिंग से जोड़ूं, चिंतन से जोड़ूं, तो दोस्तों जब डाटा फिक्स यानी उत्तर फिक्स आएगा, चेंज होगा ही नहीं, तो इसका मतलब मात्रात्मक काम कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका थिंकिंग लेवल क्या हुआ, अभिसारी हुआ, डिडक्टिव थिंकिंग हुई। यहां पर आपका डाटा से जो उत्तर आएगा वो फिक्स आएगा। गणित का एक सवाल है, दे दिया, आप फॉर्मूला लगा के उत्तर निकालोगे, फिक्स उत्तर निकलना है। तो इसका मतलब वहां पर आपका चिंतन क्या हुआ, अभिसारी चिंतन हुआ, क्योंकि डाटा से आपने प्रॉब्लम है वो सोल्व की है। तो इसका मतलब मात्रात्मक तो जो चीज होती है वो तो रिजल्ट बेस्ड होती है, या जिसको हम साइकोलॉजी में कहे भी रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। ये तो परिणाम आधारित काम है भी। जैसे ये कह ले भी मेरा आपसे नॉलेज कितना ज्यादा है, या आपका नॉलेज मेरे से कितना ज्यादा है, तो डाटा की सहायता से हम ये बता सकते हैं। तो यानी एक का नॉलेज दूसरे से कितना कम है या ज्यादा है, वो होता है क्वांटिटी यानी मात्रात्मक बात। अब हम समझे दोस्तों गुणात्मक, क्वालिटी की बात करें। क्वालिटी अपने आप में बहुत कहते हैं ना, जब हम रिसर्च करते हैं तो यह शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका मतलब है दोस्तों, जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमारे अंदर एक कहते हैं ना, वो अचानक ही कोई सूझ विकसित होती है, कोई समस्या का सॉल्यूशन अचानक अंदर आता है और हमारी समझ है वो विकसित हो जाती है। तो अचानक कोई किसी समस्या के सॉल्यूशन के लिए हमारे दिमाग में आने वाला जो नया विचार है, नया आइडिया जो है, वो आपकी क्वालिटी है, गुण है, वो गुणात्मक बात है। इसको मैं थिंकिंग से जोड़ूं तो मात्रात्मक को मैंने आपको कहा भी ये तो अभिसारी चिंतन हुआ, तो गुणात्मक में क्या हुआ दोस्तों, यहां तो नई सोच आ रही है, नया विचार आ रहा है, कुछ नया सृजन हो रहा है। इसका मतलब कौन सा चिंतन हुआ, वहां पर अपसारी चिंतन हुआ, इंडक्टिव थिंकिंग हुई, इंडक्टिव रीजनिंग वहां पर आपकी हुई। और ये तो रिजल्ट पर आधारित है, क्योंकि डाटा से हम रिजल्ट निकालेंगे, जबकि ये क्या है, ये तो प्रोसेसिंग है। आपके दिमाग में अचानक कोई डिसीजन आया, कुछ नया सोचा और आपने समस्या का समाधान कर दिया, तो वो है आपकी क्वालिटी। तो क्वालिटी में अपसारी चिंतन होता है और क्वांटिटी में अभिसारी चिंतन होता है। अब आप सोचिए भी जीन पियाजे ने हमें क्या बताया, जीन पियाजे ने हमें यह बताया भी जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है बच्चे में, वो सतत और असतत यानी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों प्रकार का होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो बातें मैं अब बोल रहा हूं इस प्रश्न में, ये अपने आप में बहुत से प्रश्न बन के आ सकती है। तो दो शब्द मैंने आपको समझाए, मात्रात्मक और गुणात्मक। अब हम उन दोनों में से किसको उत्तर को चूज करना है उसकी व्याख्या मैं आपके सामने करना चाह रहा हूं। अब देखिए, जीन पियाजे का विश्वास था उसका अपने इस संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में। उसने कहा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों प्रकार का होता है, दोनों ही होता है। कैसे, उसने कहा भी दो तरह के दोनों ही विकास है, सतत भी है और असतत भी है। कैसे, उसने कहा सतत का मतलब है जब बच्चा एक स्टेज में है, जब कोई व्यक्ति या बच्चा एक स्टेज में है, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज में है, तो इस अवस्था में जो डेवलपमेंट होगा वो कंटिन्यूअस होगा। इस अवस्था के अंतर्गत जो क्वालिटी, उसके अंतर्गत जो गुण जो विकसित होने हैं वो सतत होंगे। और एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में जाते हैं तो वहां उसने कहा भी असतत,
जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम जाते हैं, उसके विकास की बात करते हैं, तो उसने कहा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो डेवलपमेंट होता है वो डिसकंटिन्यूअस, असतत होता है और वो गुणात्मक होता है। असतत होता है और गुणात्मक होता है। ये जीन पियाजे का विश्वास था। लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने, जो उनके बाद में उनकी आलोचना करने वाले आए, कि भाई जीन पियाजे भाई साहब, आप ये कैसे कह सकते हो भी जो डेवलपमेंट है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में असतत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तीसरी स्टेज जो होती है, ठोस मूर्त अवस्था जो होती है, उसके अंदर क्या होता है? आपने एक क्वालिटी सुनी होगी जीन पियाजे में भी, बच्चे में पलटावी गुण विकसित हो जाता है। तो क्या भले मानस हमें यह बता, तो क्या बच्चे में तीसरी स्टेज की उम्र आते ही उसमें अपने आप पलटावी गुण हो गया? तो आज जीन पियाजे के बाद वाले और उनके साथ वाले उसके आलोचक भी हैं। हालांकि आलोचना ही है, लेकिन फिर भी इसका संज्ञानात्मक में इसका रोल बहुत बड़ा है। इसलिए आज भी हम उनके प्रति उतनी ही रिस्पेक्ट, क्योंकि हमें एक रास्ता दिखाया उसने, ज्ञान का सृजन कैसा होता उस पर बातें की इन्होंने। तो उसने कहा अचानक विकसित नहीं होता भाई। इसका मतलब जब तीसरी स्टेज में बंदे में पलटावी गुण विकसित होता है, तो इसका मतलब दूसरी अवस्था में अपलटावी गुण भी तो आया, तभी तो वो तीसरी में जाकर उसको समझ विकसित हो गई उस चीज की। तो आपकी इस बात से क्या हम सहमत नहीं है भी जो विकास है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में असतत होता है? क्या हम तो यही कहेंगे जो विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है, जबकि जीन पियाजे का विश्वास था भी सतत और असतत दोनों प्रकार का विकास है वो होता है। तो इस आधार पर अब आप देखिए, इस प्रश्न पे आ जाइए। अब पहला और चौथा काट दिया, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है मात्रात्मक, भी बच्चा और जो व्यक्ति है उसमें आपस में मात्रात्मक संबंध होता है। मात्रात्मक भी मात्रात्मक रूप से है वो वयस्कों से भिन्न होते हैं? नहीं, मात्रात्मक नहीं। यानी इसमें जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक में ये कोई उल्लेख नहीं किया, ये बातें नहीं समझा पाया भी मात्रात्मक का अभिसारी नहीं होता। यहां तो कुछ सृजन की बातें हो रही है, तो उसने कहा मात्रात्मक नहीं। आप गांठ बांध ले, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रही है ये बातें, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए भी उसने सतत और असतत दोनों माना था। और दूसरी बात क्वालिटी की, गुणात्मकता की बात, भी बच्चों के जो गुण हैं वो वयस्कों से भिन्न होते हैं, निम्न या उच्च नहीं। निम्न या उच्च की बात करोगे तो मात्रात्मक आ गई, तो ये बातें तो है ही नहीं। जीन पियाजे ने भी मात्रा की बात नहीं कर रहा मैं यहां, मैं तो गुणों की बात कर रहा हूं भी। इस स्टेज के बच्चे में ये क्वालिटी डेवलप हो जाती है, इस वाले में ये हो जाती है। तो एक बच्चा अगर फर्स्ट स्टेज में है, एक अडल्ट तीसरी स्टेज में है, या एक अडल्ट है वो चौथी स्टेज में है, तो क्या होगा? इसमें मात्रा में नहीं, उसने मात्रा पे बात नहीं की, उसने कहा गुणात्मक रूप से भिन्न है, गुणात्मक रूप से भिन्न है। तो इस आधार पर इस 32वें प्रश्न का सही आंसर क्या होता है दोस्तों? तीसरा ऑप्शन भी, बच्चों की सोच है वो गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। नहीं समझ में आ रहा किसी साथी के, तब भी टेंशन नहीं, आप इस लाइन को रट लीजिएगा। और फिर भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, मैं और कोशिश करूंगा आपके अगले वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 32वें का 3 नंबर उत्तर। 33वां प्रश्न देखिए अब आपकी स्क्रीन पर। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, खाली जगह दे रखी है, में भिन्न होता है बजाय फिर खाली जगह के। तो यानी पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है बजाय खाली स्थान के। ऑप्शन दे रखे हैं, भरने आपको मात्रा या प्रकार, आकार या मूर्त प्रकृता, प्रकार या मात्रा, आकार या किस्म। तो देखिए दोस्तों, अगर 32वां प्रश्न आपके समझ में आया है तो मुझे नहीं लगता 33वें में कोई समस्या आएगी। भी बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार, 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 प्रकार का मतलब यहां है गुणात्मक प्रकार, ध्यान दीजिएगा, मात्रात्मक नहीं। गांठ बांध लो इस बात को, प्रकार मतलब गुणात्मक। तो यहां पहले में क्या आएगा? प्रकार में भिन्न होता है, यानी 32वें का जो तीसरा ऑप्शन है वही प्रश्न बन के आगे आ। ठीक है, तो यानी प्रकार बजाय मात्रा के, अर्थात बजाय मात्रात्मक परिवर्तन के। तो जीन पियाजे ने क्लियर किया, बच्चा
अपने वैश्यक से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, गुणात्मक प्रकार से भिन्न होता है, न कि मात्रात्मक रूप से। तो इस आधार पर इस प्रश्न का 33वें का उत्तर भी 3 हुआ दोस्तों, प्रकार और मात्रा। उम्मीद करता हूं आपको यह बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ें। 34वां प्रश्न, 34 नंबर क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। 34वां है दोस्तों कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवधि क्या है। उम्र का पूछ रहा है भी, किस से किस उम्र तक प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। ऑप्शन, जन्म से 2 वर्ष, दूसरा 2 से 7 वर्ष, तीसरा 4 से 8 वर्ष, चौथा 5 से 8 वर्ष। तो ये रही अवस्थाओं की बात दोस्तों। इन अवस्थाओं में हम बात करें, 4 स्टेज है, उम्र की बात करते हैं तो पहली जो है दोस्तों संवेदी गामक अवस्था, यह है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी है 2 से 7 वर्ष। तीसरी है दोस्तों 7 से 11 आ सकता है ऑप्शन, या 12 आ सकता है, दोनों नहीं आएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। 7 से 11 आएगा ऑप्शन, या 7 से 12 मिलेगा। और चौथा आ जाएगा 11 या 12 से ऊपर। तो 2 जन्म से 2, 2 से 7, 7 से 11, 12 और ये 11, 12 से ऊपर। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज आपसे इस प्रश्न में पूछी है, तो क्या हो गया 2 से 7 वर्ष, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो गया 2 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पियाजे के सिद्धांत में ऐसी अवस्था जिसमें व्यवहार का निर्धारण अधिकतर प्रतिव्रतों रिफ्लेक्सेस द्वारा होता है वह है। पहला ऑप्शन है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न को समझने की जरूरत है, ऑप्शन में वही चारों स्टेज आपको दे रखी है। प्रश्न है दोस्तों, ऐसी अवस्था जिसमें व्यवहार का निर्धारण अधिकतर प्रतिव्रत द्वारा होता है। तो इसका मतलब हमें शब्द समझने की जरूरत है। प्रतिव्रत इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन, सहज क्रियाएं या प्रतिव्रत क्रियाएं इंग्लिश में रिफ्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, उत्तर क्या होगा उससे पहले हम यह समझें भी प्रतिव्रत क्या होता है। दोस्तों, प्रतिव्रत है हमारे शरीर में होने वाली जन्मजात प्रतिक्रियाएं हैं, यानी हमारे शरीर में कुछ भागों में कुछ उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है, और जब उत्तेजना कोई एक्साइटमेंट होता है तो इसका मतलब हमारा नर्व सिस्टम काम कर रहा है, अन्यथा इसका मतलब हमारा नर्व सिस्टम तंत्रिका तंत्र सही काम है वो नहीं कर रहा है। जैसे प्रतिव्रत का मतलब होता है, क्योंकि हम जितना भी ज्ञान लेते हैं, छोटा बच्चा जो ज्ञान लेता है वो किससे लेता है, हम ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करते हैं, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इनका संबंध ही है प्रतिव्रत से। जैसे आप किसी बच्चे की हथेली के ऊपर अपनी अंगुली या अंगूठा रख दीजिए, बच्चा क्या करेगा, अंगुलियों को इकट्ठा करेगा, समेटेगा, अर्थात उस अंगुली अंगूठे को पकड़ेगा। इसको कहते हैं ग्रास्पिंग, पकड़ना। तो ये क्या है उस बच्चे में, प्रतिव्रत है। ये हमने सिखाया नहीं, ये जन्मजात है, ये अपने आप उसके अंतर्गत हुआ है। और बात करें, जैसे आप बच्चा रेस्ट अपनी धुन में है, आप अचानक शोर करें तो बच्चे की बॉडी अचानक हलचल होगी, उसकी बॉडी में बॉडी हिल जाएगी और अचानक वो रोना स्टार्ट कर देगा। ये भी एक प्रतिव्रत है जिसको हम कहते हैं मोरो, MORO, मोरो रिफ्लेक्स कहा जाता है उसको। छोटे बच्चों में आपने देखा होगा, कोई भी चीज मुंह में डालने की, चूसने की उसकी जो क्षमता है, शकिंग करने की जो क्षमता है, ये सब क्या है, ये सारे प्रतिव्रत है। यानी किसी चीज को देखना, छूना, पकड़ना, चूसना, ये उसके बच्चे में अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं जिनको कहा जाता है प्रतिव्रत क्रियाएं। और प्रतिव्रत क्रियाओं का संचालन हमारे शरीर में हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक प्रमुख भाग मेरु रज्जु करता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो प्रतिव्रती क्रियाओं का संचालन है वो मेरु रज्जु द्वारा होता है।
जो सिखाई नहीं जाती, जन्मजात हमारे अंदर होती है। और ये अवस्था होती है दोस्तों, सबसे ज्यादा स्टेज 1 पूछी है तो वो है संवेदी गामक अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज में ही ये प्रतिव्रत सबसे ज्यादा होता है। इसकी 6 उप अवस्थाएं हैं। इसमें भी बात करें, आपसे पूछता तो पहली जो अवस्था है जो कि जन्म से 30 दिन की है, इस संवेदी गामक की 6 में से जो पहली उप अवस्था है वो जन्म से 30 दिन की है। उसी में सबसे ज्यादा केवल और केवल यही काम होता है, प्रतिव्रत, रिफ्लेक्स एक्शन, सहज क्रियाएं ही सबसे ज्यादा होती है। तो ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा प्रश्न है, प्रतिव्रत से जुड़ा हुआ है सेंसरी मोटर स्टेज। देखिएगा, जन्म से 2 साल का बच्चा ही तो है। इसी तरीके से अपनी उत्तेजनाओं को, उसकी जो जरूरत है वो हमें बताता है। तो इस प्रकार इस आपके 35वें प्रश्न का सही आंसर दोस्तों नंबर 1 ऑप्शन, सेंसरी मोटर स्टेज। आगे बढ़ते हैं, 36वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बहुत प्यारा प्रश्न, एक बार फिर आपके सामने अलग रूप और अंदाज में। वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? और वही ऑप्शन चारों, यही चारों अवस्थाएं आपके। तो वस्तु स्थायित्व, हमारे पहले वाले वीडियो में हमने ये बात की भी, वस्तु स्थायित्व क्या है, तो आपको मैंने वहां बताने की कोशिश की भी, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालने की जो क्षमता है, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालने की जो क्षमता होती है, उसे ही कहा जाता है दोस्तों वस्तु स्थायित्व। वो जो मैंने आपको मोबाइल वाला उदाहरण दिया भी, आपने उठा के बच्चे के सामने कह दिया भी चिड़ी ले गई और आप पीछे उसको छुपा लेते हो। और अगर बच्चा ये मान लेता है भी हां अब उसके सामने यानी उसे दृष्टिगोचर नहीं हो रही है वो चीज, इसका मतलब वो नहीं है, तो हम कहेंगे भी उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं है। और अगर बच्चा पीछे आके देखता है या तकिए को आपने तकिए के नीचे छुपाया है, तकिए को उठा के देखता है, तो वो ये मान लेगा भी वस्तु है, आपने छुपाई है। तो जब छुपी हुई वस्तुओं को वो ढूंढ निकाल लेता है, वो ये मानता है भी ये है चीज, तो उसको कहते हैं दोस्तों वस्तु स्थायित्व। लेकिन आपसे पूछा है किस स्टेज में ज्यादा है, तो इसका भी पैट आंसर दोस्तों पहले ही, संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होती है, जन्म से 2 वर्ष, तो इसकी यानी पहली उप अवस्था में सबसे ज्यादा प्रतिव्रत होती है। और इसकी जो लास्ट 6ठी जो स्टेज होती है दोस्तों, जो 18 महीने से लेकर 24 महीने तक, यानी यूं कहें भी 1.5 साल से 2 साल का जो बच्चा होता है, ये इसकी 6ठी उप अवस्था की एज है। उस उप अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में विकसित हो जाता है। इसका मतलब लगभग बात करें भी 1 साल के आसपास के बच्चे में ये चीजें डेवलप नहीं होती। लगभग 1 साल के बाद, यानी जो जीन प्याजे ने जो माना, उसने कहा भी लगभग 1.5 साल के बच्चे में ये डेवलप हो जाता है। वो अलग बात है भी आज के बच्चों में और भी एडवांस हो गया काम, ठीक है। तो इसका सही आंसर पहली स्टेज होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार आया है, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कई किताबों गाइडों में इसके बारे में कई बार दूसरा ऑप्शन प्री ऑपरेशनल स्टेज भी लिखा होता है, जो कि गलत है। हाँ, आप ये उत्तर कब मान सकते हो, जब आपको ये ऑप्शन नहीं मिले। ऑप्शन अगर सेंसरी मोटर स्टेज नहीं है तब तो आपको लगाना ही है, क्योंकि 1.5 से 2 साल है और 2 साल इसमें भी शामिल है, भी 2 से 7 की उम्र है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपको संवेदी गामक अवस्था ऑप्शन में मिला है तो यही उत्तर सही होगा। आपको कोई किसी तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थे आज के बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित। ये कुछ प्रश्न नहीं है, बल्कि हर प्रश्न से हमने कई प्रश्नों को और बहुत से हमारे जटिल कंसेप्ट को बहुत इजी तरीके से समझने की हमने कोशिश की है। तो इसी प्रकार हम अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, और अगर आपको लगता है भी मेरा ये प्रयास सार्थक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी डालिएगा, मुझे एनर्जी मिलेगी उससे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के इन्हीं प्रश्नों का जो PDF का लिंक आपको दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी इन प्रश्नों को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।